सभी शिक्षक साथियों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है मेरे इस ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के ऑडियो वर्जन में। और यहाँ पर हम आपको सुविधा प्रदान कर रहे हैं कि यदि आपने ये मॉड्यूल नहीं पढ़ा है तो आप पर्टिकुलर इस पार्ट को अगर सुन लेंगे तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है और इस विशेषकर इस पाँचवें चौथे पार्ट में पूरे समरी बनाई गई है और इस समरी को अगर आप सुन लेंगे तो हो सकता है आपको पूरी किताब न पढ़नी पड़े। तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को सुनिए और इसे शेयर करिए। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे ध्यानाकर्षण मॉड्यूल हस्तपुस्तिका के भाग 4 के परिशिष्ट 3 की, जिसका टाइटल है ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका। इसके बाद हम चर्चा करेंगे परिशिष्ट 4 की, जिसमें अक्सर पूछे जाने वाले सवाल हैं। परिशिष्ट 5 की चर्चा करेंगे, जिसमें ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी दी हुई है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के परिशिष्ट 3 की, जिसमें सबसे पहले आपको बताया गया है कि इसमें कैसे तकनीकों की एक तालिका बनाई गई है और इस तकनीक को कैसे बच्चों में यूज़ करना है, उसके लाभ क्या क्या हैं। तो पेज नंबर 121 पर यह तालिका बनी हुई है। यहाँ पर मुख्यतः सभी तकनीकों को सूचीवार क्रमबद्ध रूप में लगाया गया है। तो इसमें एक टेबल बना हुआ है जिसमें क्रम संख्या लिखी है। दूसरा लिखा है ध्यानाकर्षण के तरीके या तकनीकें। तीसरा कॉलम है संभावित परिणाम या लाभ। तो पहला इसमें लिखा हुआ है संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण। प्रिंट रिच कक्ष, जहां बच्चों को पढ़ने व रचना चर्चा करने के तमाम अवसर मिले। विषयगत संसाधनों टीएलएम की उपलब्धता हो। इससे संभावित परिणाम क्या आएंगे? बच्चे विभिन्न संसाधनों का उपयोग कर आनंददायक तरीके से सीखेंगे। शिक्षकों को गतिविधियां कराने के लिए आवश्यक संसाधन कक्षा में ही उपलब्ध होंगे, जिससे सीखना सिखाना सुगम होगा। दूसरी तकनीक है कक्षा प्रबंधन या बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था में कम सुनने, कमजोर नज़र वाले, बोलने में असुविधा वाले बच्चों को अग्रिम पंक्ति में बैठाना है। अर्धचंद्राकार बैठक व्यवस्था करना है। विभिन्न क्षमताओं के बच्चों को जोड़ी में बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करना है। लघु समूह में बैठक व्यवस्था बनानी। इससे फ़ायदे क्या होंगे? कम सुनने, कमज़ोर नज़र वाले, बोलने में कठिनाई का अनुभव करने वाले, कम बोलने वाले, शर्मीले बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी। शिक्षक का सभी बच्चों पर ध्यान रहेगा। बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे। सभी बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में शामिल होने के मौके मिलेंगे। तीसरा प्रकरण है रोचक प्रस्तावना। सरल से कठिन की ओर सिद्धांत के अनुसार पूर्व ज्ञान पर आधारित किसी दृष्टांत, कहानी अथवा कविता को बच्चों के सामने प्रस्तुत कर पाठ्य वस्तु को प्रारंभ करना। इससे लाभ क्या होगा? इसमें बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय प्रवेश किया जाता है। इससे बच्चों को विषय को समझने में आसानी होगी, साथ ही उन्हें पाठ रुचिकर प्रतीत होता है। विषय वस्तु के पूर्व ज्ञान पर आधारित होने से बच्चों का ध्यान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर केंद्रित होगा। नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बच्चे जिज्ञासु एवं तत्पर होंगे। चौथा पॉइंट है शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। यूज ऑफ रिक्वायर्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। फ्लैश कार्ड, शब्द चित्र कार्ड, संख्या कार्ड, चार्ट, मॉडल, वॉकिंग मॉडल, वर्किंग मॉडल, ऑडियो विजुअल आदि। इससे लाभ क्या होंगे? बच्चों को स्वयं करके सीखने का अवसर मिलेगा, साथ ही अध्यापक को भी सुगमता होगी। टीएलएम के साथ कार्य करने से बच्चों के लिए सीखना सरल और रुचिकर व स्थायी बनेगा। पांचवा पॉइंट है, पांचवी तकनीक है जिसको बोलते हैं शैक्षिक गतिविधियाँ, नवाचारों, रोचक खेलों, रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग। बच्चे उत्साहित होकर सीखने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। उन्हें सीखने में आनंद आएगा। अवधारणा को समझने में आसानी होगी। बच्चे एक दूसरे की मदद करते हुए परस्पर एक दूसरे से सीखेंगे। बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। छठी तकनीक है प्रश्न पूछना, इंक्वायरी। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करना व उपयुक्त माहौल बनाना। इसके संभावित परिणाम है बच्चे जिज्ञासा की स्थिति में अधिक से अधिक प्रश्न पूछेंगे, जिससे पाठ्य वस्तु, पाठ्य के बिंदु स्पष्ट होंगे। वे सोचने या चिंतन करने के लिए सजग होंगे।
बच्चों में तर्क व चिंतन करने संबंधी कौशल का विकास होगा। 7वां पॉइंट है सीखने के लिए बातचीत। ये 7वीं तकनीक है, टॉक फॉर लर्निंग। शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ बातचीत करना, बच्चों में परस्पर बातचीत होना। इसके लाभ क्या होंगे? शिक्षक व बच्चों के मध्य आत्मीयता स्थापित होगी, जो कि बच्चों के सीखने में मददगार होगी। बच्चों को परस्पर तर्क वितर्क कर किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद मिलेगी। बच्चे एक दूसरे की मदद करते हुए परस्पर एक दूसरे से सीखेंगे। 8वीं टेक्निक है बच्चों के लिए कार्यपत्रक, यूज ऑफ वर्कशीट। कार्यपत्रक का विकास कर बच्चों को उपलब्ध कराना। बच्चों को कार्यपत्रक में कार्य करना अच्छा लगता है, इसलिए बच्चों को स्वयं सीखने के अवसर मिलेंगे। शिक्षकों को भी किसी अवधारणा पर अभ्यास करने में आसानी होगी। ये इसके लाभ हैं। 9वीं टेक्निक है सभी को शामिल करना, इन्वॉल्विंग ऑल। इसके लाभ हैं शिक्षक सभी बच्चों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। सभी बच्चे गतिविधि में प्रतिभाग करते हुए एक दूसरे से सीखेंगे। सीखने में पिछड़ जाने की संभावनाएं शून्य होंगी। 10वीं टेक्निक है समूह कार्य, ग्रुप वर्क। 3 से 5 बच्चों का मिश्रित लघु रूप है। 3 से 5 बच्चों के मिश्रित लघु रूप में बच्चों को अभिव्यक्ति के ज़्यादा अवसर प्राप्त होंगे। बच्चे परस्पर तर्क वितर्क कर किसी सामूहिक निर्णय तक पहुंचेंगे। बच्चे एक दूसरे की मदद करते हुए परस्पर सीखेंगे। 11वीं टेक्निक है जोड़ी में कार्य, पेयर वर्क। बच्चे बिना किसी भय या संकोच के अपने साथी के साथ विचार विमर्श कर समस्या का समाधान करेंगे। बच्चे एक दूसरे की मदद करते हुए परस्पर एक दूसरे के अनुभवों से सीखेंगे। 12वीं टेक्निक है परिवेशी संसाधनों का उपयोग, यूज ऑफ लोकली अवेलेबल रिसोर्सेस। इनके आसानी से उपलब्ध होने, मुफ्त अथवा कम पैसे में मिल जाने के कारण इसका लाभ ये होगा कि कक्षा शिक्षण हेतु उपलब्धता में आसानी होगी। बच्चे इनसे पूर्व में ही परिचित होते हैं, इसलिए उनका उपयोग रुचिकर लगेगा और उन्हें अवधारणा को पुष्ट करने में मदद मिलेगी। ये इसका लाभ है। 13वां नंबर है अभ्यास के अवसर देना, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस। संबंधित दक्षताओं में निपुण व दक्ष हो जाएंगे, इसका यह लाभ है। 14वां है अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, स्पाइरलिंग। अभ्यास के विविधतापूर्ण और अधिक अवसर प्राप्त होने से प्रत्येक गति से सीखने वाले बच्चों को मदद मिलेगी। पुनरावृत्ति व पुनर्बलन से समझ और अवधारणा स्पष्ट होगी। ये इसका लाभ है। 15वीं तकनीक है सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना, गिविंग पॉजिटिव फीडबैक। इसके लाभ हैं बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। बच्चे प्रतिभागिता करने व सीखने के लिए तत्पर होंगे। बच्चों को यह पता चल जाएगा कि उन्हें किन किन क्षेत्रों में और मेहनत करनी है। 16वां पॉइंट है शैक्षिक भ्रमण, विद्यालय परिसर में या विद्यालय से बाहर। इसके लाभ हैं या परिणाम, स्थलीय अवलोकन से प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा जो पुस्तकीय ज्ञान को पुष्ट करेगा। स्थलीय भ्रमण से तथ्यों में स्पष्टता आएगी। बच्चे एक दूसरे की मदद करते हुए परस्पर सीखेंगे। 17वां पॉइंट है सरल से कठिन की ओर, प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसके लाभ और परिणाम ये हैं, बच्चे स्वयं अनुभव कर अपनी समझ का निर्माण करेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बच्चों के लिए रुचिकर होगी। 18वां पॉइंट है प्रोजेक्ट कार्य, प्रोजेक्ट वर्क। इसके संभावित लाभ एवं परिणाम यह हैं, बच्चे स्वयं खोज करके सीख सकेंगे। यह बच्चों में सृजनात्मक क्षमता व उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। बच्चे अपने दिन प्रतिदिन की समस्याओं के प्रति जागरूक होंगे। बच्चों में प्रेक्षण, तर्क शक्ति, व्याख्या, निष्कर्ष और प्रतिवेदन जैसे कौशलों के विकास का अवसर मिलेगा। यहाँ पर पूरे के पूरे 18 तकनीकों का समापन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं परिशिष्ट 4 में, जहाँ हम बात करेंगे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की। एक प्रश्न आता है, ध्यानाकर्षण शिविर सामान्य कक्षा शिक्षण से किस तरह अलग है? उत्तर है, ध्यानाकर्षण शिविर विशेष रूप से उन बच्चों के लिए है जिनका अधिगम स्तर उनकी कक्षा के अनुरूप नहीं है या जो सीखने में कक्षा के बाकी बच्चों से पिछड़ गए हैं। ऐसे बच्चों के लिए सामान्य रूप से कक्षा शिक्षण करने में कोई विशेष लाभ नहीं होता है। यदि इनके साथ शिक्षक वर्तमान कक्षा में पाठ्यक्रम पर ही कार्य करते रहते हैं तो इसमें संदेह है कि बच्चों को मदद करने वाला हो। ऐसी स्थिति में शिक्षक बच्चों का स्तरवार समूह बनाकर आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना बनाकर बच्चों के साथ इसे कार्य करेंगे। इस प्रकार शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही बच्चों के कठिनाई के बिंदु का पता लगा लेंगे
और उनका समय रहते ही निराकरण कर देंगे। इससे बच्चों के अधिगम स्तर में होने वाले अंतर या गैप की संभावना समाप्त हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर के उपरांत क्या अलग से कक्षा लगाई जाएंगी? नहीं, अलग से कक्षा लगाने से बच्चों में हीन भावना आ सकती है। आप निर्धारित कक्षा में ही ध्यानाकर्षण तकनीकों पर आधारित शिक्षण योजना बनाकर उन बच्चों के साथ कार्य करेंगे जिनका अधिगम स्तर कक्षानुरूप नहीं है। इसके लिए आप मॉड्यूल में दी गई इन 18 तकनीकों में से किसी भी विभिन्न तकनीक का प्रयोग करके, जिनके उदाहरण दिए गए, हम प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, ध्यानाकर्षण तकनीकों से शिक्षण करेंगे तो पाठ्यक्रम कैसे पूरा होगा? उत्तर है, आप जानते हैं कि पाठ्यक्रम लर्निंग आउटकम पर आधारित है तथा लर्निंग आउटकम दक्षता आधारित होता है, जो वास्तव में बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य बच्चों के प्रत्येक कक्षा की अपेक्षित दक्षताओं का विकास करना है। असल में चुनौती तो यह है कि अधिगम स्तर में अंतर की स्थिति में बच्चे वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम से सामंजस्य कैसे बिठा पाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा वर्ण पहचान नहीं कर पा रहा है तो वह पाठ कैसे पढ़ेगा, उसे कैसे समझेगा। उसी प्रकार यदि बच्चा 1 या 2 अंक का जोड़ नहीं कर पा रहा है तो वह हासिल का जोड़ या फिर गुणा भाग बीजगणित के सवालों को कैसे हल करेगा। ये परिस्थितियाँ एक शिक्षण के लिए काफ़ी कठिनाई प्रदान करती हैं। इसलिए प्रत्येक कक्षा का दायित्व, शिक्षक का दायित्व है कि वह अपनी कक्षा के विभिन्न बच्चों के वास्तविक अधिगम के स्तर को जाने, उसी के अनुरूप शिक्षण योजना बनाकर विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण कार्य करें। इससे निश्चित ही बच्चे कक्षा में एवं विषयवार निर्धारित लर्निंग आउटकम को हासिल कर सकेंगे। चौथा प्रश्न है, पिछली कक्षा के शिक्षकों ने ठीक से काम नहीं किया तभी बच्चों का अधिगम स्तर कम है, इसकी सज़ा हमें क्यों दी जा रही है? अच्छा क्वेश्चन है। इसे सज़ा के तौर पर नहीं देखना चाहिए। हर शिक्षक का कर्तव्य है कि अपनी कक्षा के बच्चों को बेहतर सीखने में मदद करें। इसके लिए उन्हें हर संभव प्रयास करना होगा। ध्यानाकर्षण तकनीकों के माध्यम से शिक्षण ऐसा ही एक प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तो विद्यालय में लागू है नहीं, तो फिर आप सतत आकलन करने को क्यों कह रहे हैं? उत्तर है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अलग से कोई कार्यक्रम नहीं है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। जैसे शरीर से रक्त को, नदी के उसके प्रवाह को, समुद्र की उससे उसकी गहराई को अलग नहीं किया जा सकता है, वैसे ही सतत और व्यापक आकलन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता। अच्छे शिक्षक अपने बच्चों की सीख का लगातार आकलन करते रहते हैं ताकि वह उनके बेहतर सीखने के लिए जरूरी प्रयास कर सकें। यही सतत आकलन है। प्रश्न नंबर 6 है, आरंभिक परीक्षण का प्रश्न पत्र कौन तैयार करेगा? आरंभिक प्रश्न पत्र शिक्षक ही तैयार करेगा। आपकी समझ के लिए इस मॉड्यूल में 4 ऐसे परीक्षण प्रश्न पत्र दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या आरंभिक परीक्षण प्रश्न पत्र को प्रिंट कराकर बच्चे को देना होगा? शिक्षक इसकी व्यवस्था कैसे करेगा? उत्तर है, अच्छा हो यह प्रत्येक बच्चे को अलग से मिल जाए, इसके लिए आवश्यक फंड विद्यालय ग्रांट से मिल सकता है। अन्यथा आप साम पट पर भी प्रश्नों को लिख सकते हैं। हमारे यहाँ तो कमज़ोर बच्चे आते हैं, कैसे सीखेंगे? ये एक भ्रांति है कि हमारे यहाँ कमज़ोर बच्चे आते हैं। वास्तव में कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता है। कोई भी विषय में प्रवीण होता है तो किसी न किसी विषय में जरूर प्रवीण होता है, तो किसी अन्य विषय में और भी व्यक्ति और बच्चे प्रवीण होते हैं। अलग अलग विषय में बच्चे प्रवीण होते हैं। क्या मछली पेड़ पर चढ़ सकती है, पर क्या पानी में बहुत अच्छे से ढंग से तैरती नहीं है? क्या खरगोश पानी में वैसे तैर लेता है जैसे कि कछुआ? क्या सचिन तेंदुलकर विज्ञान विषय में अपनी कक्षा में अव्वल आते थे, लेकिन क्या वे विश्व के महान बल्लेबाजों में शुमार नहीं हुए? तो फिर कौन तेज कौन कमज़ोर? वास्तव में ये हमारा नज़रिया है कि किसी को तेज या कमज़ोर बनाता है। आप बच्चों को कार्य करने का अवसर दें, ऐसा माहौल बनाएं जैसे जहां बच्चे कार्य करने में रुचि लें, फिर सीखना तो स्वतः ही हो जाता है। एक शिक्षक का कार्य बच्चों को सोचने, प्रश्न करने, तर्क करने, कार्य करने आदि के अवसर देता है। माँ पिता तो अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, तो हम कहाँ तक उन्हें पढ़ाएंगे, ये प्रश्न आता है। तो सर्वप्रथम तो हमें अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सजग और ईमानदार रहना है। हम यह सतत आकलन करते रहेंगे कि हम जो कार्य कर रहे हैं हमने किया है या नहीं। आपका स्वयं पर अधिकार और नियंत्रण है। ऐसी स्थिति एक पक्ष तो यह है कि आप अपनी मॉनिटरिंग स्वयं करें कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात रही बच्चों के माता पिता की, तो आप
उनसे बात करके प्रोत्साहित कीजिए कि वे अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजें। उन्हें उनके बच्चों की प्रगति से अवगत कराइए। हो सकता है कि वे इतने पढ़े लिखे ना हों कि शिक्षा के महत्व को समझ पा रहे हों, या फिर रोज़ाना रोज़ कमाना रोज़ खाना वाली स्थिति में हों, तो उनके लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए समय दे पाना संभव नहीं है। आप ऐसी स्थिति में अपना प्रयास जारी रखें, माता पिता को प्रोत्साहित करें तथा बच्चों के साथ रोचक तकनीकों से शिक्षण कार्य करते हुए उनके अधिगम स्तर में वृद्धि करें। लास्ट प्रश्न है, क्या इस प्रकार के ध्यानाकर्षण शिक्षण में समुदाय का सहयोग ले सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? अवश्य, समुदाय या गांव में ऐसे पढ़े लिखे लोग अवश्य मिल जाते हैं जिनके पास कुछ समय है तथा वे 1 या 2 घंटे विद्यालय में शिक्षण कार्य में दे सकते हैं। आप उनसे अवश्य बात करें तथा उनके पास उपलब्ध समय के अनुरूप उन्हें विद्यालय में बच्चों के सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। ध्यानाकर्षण तकनीक संख्या 12 में इस पे विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही आरंभिक परीक्षण के पहले एसएमसी के साथ बैठक कर योजना के बारे में उन्हें बताएं तथा उन्हें इसमें सहयोग करने के लिए आमंत्रित करें। बाद में आरंभिक परीक्षण के परिणाम को उनके साथ जरूर साझा करें। पेज नंबर 130 पर एक समय सारणी दी हुई है और इसमें कार्य योजना कैसे बनानी है इसके लिए भी दिया गया है। अब वापस से हम रिपीट करते हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें क्या करना है। शिक्षण से पूर्व योजना बनाकर पूरी तैयारी के साथ कक्षा में जाएं। शिक्षण में सभी विद्यार्थियों को शामिल करने का प्रयास करें। बच्चों को आपस में चर्चा पर चर्चा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दें। कक्षा में गतिविधि के दौरान बच्चों के समूह जोड़े बदलते रहें। समूह कार्य करते समय बच्चों के कार्यों का अवलोकन करें। बच्चों को पाठ्यपुस्तकों एवं कार्य पुस्तिकाओं में दिए गए अभ्यास कार्यों को अवश्य कराएं। बच्चों के अपने अनुभवों कठिनाइयों को व्यक्त करने का मौका दें। प्रतिदिन मौखिक व लिखित दोनों कार्यों का करवाने का प्रयास करें। बच्चों के अच्छे कार्यों की सराहना करें। पूरी कक्षा के सामने उन्हें प्रोत्साहित करें। आकलन करने के बाद बच्चों की त्रुटियों कमियों पर सकारात्मक फीडबैक दें। बच्चों को बेझिझक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षण करते समय दैनिक जीवन में जुड़ी घटनाओं को उदाहरण देते हुए समझाकर व्याख्या करें और हो सके तो आवश्यकता अनुसार टीएलएम का उपयोग करें। ये तो बात हुई कि हमें क्या करना है। दूसरा है कि क्या नहीं करना है। तो हमें बिना शिक्षण कार्य योजना के शिक्षण कार्य नहीं करना है। कक्षा में बच्चों से कभी क्रोध नहीं करना है। बच्चों को व्यक्तिगत सामूहिक रूप से टिप्पणी पर अपमानित नहीं करना है। आवश्यकता से अधिक टीएलएम का प्रयोग नहीं करना है। किसी बच्चे को संपूर्ण कक्षा के सामने मजाक नहीं बनाना है। बच्चों को अस्पष्ट निर्देश नहीं देना है जो पहले से निर्देशित ना हो। पाठ्य पुस्तकों कार्य पुस्तिकाओं के अभ्यासों को पूर्ण करते हुए बच्चों को त्रुटियों पर हतोत्साहित नहीं करना है। बच्चों द्वारा प्रश्न पूछने पर उन्हें हतोत्साहित नहीं करना है। आपका कोई भी कार्य एवं व्यवहार शिक्षक की गरिमा के विरुद्ध ना हो। बच्चों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। तो ये ऐसे कार्य हैं जिन्हें हमें नहीं करना है। और एक शिक्षक का अनुरोध लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ उसे। प्रिय शिक्षक साथियों, विद्यालय प्रांगण में अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने में आप जिस आनंद और गौरव का अनुभव करते होंगे वह निश्चित ही वर्णन से परे है। वर्तमान शैक्षिक परिवेश बदलता सा दिख रहा है। संचार एवं तकनीक के दौर में जिस सामाजिक परिवेश से जुड़े हुए छात्र हमारे विद्यालयों में आते हैं उनको सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ने में हमें बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हम समूची ऊर्जा के साथ सतत प्रयत्नशील रहते हैं। इस सब के बावजूद हम सब ऐसा अनुभव करते हैं कि विद्यालयों का परिवेश आकर्षक हुआ है, परंतु जब हम कक्षा के अंदर बाल स्वरूप का अवलोकन करते हैं तो कक्षा में कुछ ऐसे चेहरे जरूर होते हैं जिन्हें सीखने सिखाने की प्रक्रिया में पिछड़ गए होते हैं। कक्षा में इन बच्चों के साथ काम करते समय हम कभी कभी असहज भी महसूस करते हैं, किंतु हम सभी की यह मान्यता और विश्वास है कि सभी बच्चे जिज्ञासु होते हैं और वे सीख सकते हैं। सच्चाई यह है कि कक्षा के इन्हीं छात्रों पर हम लोगों का जीवन निर्भर है और ये छात्र ही हमारी पूंजी हैं। जिस तरह से पूंजी में कमी आने पर कितना भी समृद्धशाली व्यापारी क्यों न हो एक न एक दिन विफलता को प्राप्त करता है, उसी प्रकार यदि ये छात्र हमारी कक्षाओं में नहीं सीख पाएंगे तो इनका विद्यालयों से पलायन शुरू होगा और या वे प्रसन्नता के साथ विद्यालय में आने के लिए तैयार नहीं होंगे। यद्यपि इसमें अनेक कारक होंगे, परंतु जब प्रश्न स्वयं के अस्तित्व पर हो
तो सजग होना अति श्रेयकर है। साथियों, हम सब ऊर्जा के असीमित भंडार हैं। हम में इतनी क्षमता है कि अपनी संकल्प शक्ति के बल पर अपने अनेक बाधाओं का अच्छी तरह से मुकाबला कर सकते हैं। हम इन छात्रों के संबंध में योजनाबद्ध तरीके के साथ ध्यानाकर्षण तकनीकों का उपयोग करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाएंगे तो निश्चित ही हमारी कक्षा का प्रत्येक बच्चा अपेक्षित अधिगम परिणामों को प्राप्त करेगा। उस समय हर बच्चा हमारे द्वारा किए गए शैक्षिक क्रियाकलापों में सहभागी होगा और सफलता के बाद सफलता के स्वाद का अनुभव कर रहा होगा। तो आइए बच्चों के अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान के उजालों की ओर ले जाने में सहयोगी बनते हैं। यह लेटर है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आशा कि आप सब ध्यानाकर्षण के इस मुख्य बिंदुओं से स्पष्ट हो चुका होगा कि इस ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में आपको क्या बताया गया है। यह एक समरी है, इसे आप लोगों को शेयर कर सकते हैं ताकि प्रत्येक अध्यापक जो इस पुस्तक को पढ़ने में अक्षम